जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 27 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 26 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 27 सितंबर की बात करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रसार, तीसरा ऑप्शन है प्रतिबिंब और चौथा ऑप्शन है डिफ्लेक्शन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि घनत्व माध्यम में प्रकाश के किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो घनत्व माध्यम की चर्चा की जा रही है, तो घनत्व माध्यम का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? हम लोग इसको सघन माध्यम समझेंगे। क्या समझेंगे? सघन माध्यम समझेंगे। और इसमें कहीं से कोई भी शक नहीं है कि आप सबों को ये मालूम न हो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो प्रकाश की किरणें झुक जाती है, बेंड हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है? झुक जाती है। और इस घटना को क्या बोला जाता है? आप कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपवर्तन बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है, आप सभी कहेंगे अपवर्तन, और इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, आप कह रहे हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो झुक जाएगी और ये प्रक्रिया अपवर्तन कहलाएगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि माध्यम जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। माध्यम यानी कि जो मीडियम होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन सा? तो एक हो सकता है सघन माध्यम, और दूसरा आपका कौन हो सकता है? तो दूसरा हो सकता है आपका विरल माध्यम। ध्यान में रखिएगा, सघन माध्यम को हम लोग इंग्लिश में डेंसर मीडियम कहते हैं और विरल माध्यम को हम लोग इंग्लिश में रेयरर मीडियम कहते हैं। और आप सबों को ध्यान में रखना है कि अगर प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, यहाँ पे हम एरो लगा दे रहे हैं कि अगर प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अभिलंब से दूर भागेगा। अभिलंब से दूर भागेगा। हमेशा क्या ध्यान में रखेंगे कि अगर प्रकाश की किरणें अपवर्तन की प्रक्रिया में सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो जो अपवर्तित किरणें होगी वो अभिलंब से दूर भागेगा। और ध्यान में रखेंगे कि अगर प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगा। क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगा। तो आप ये दोनों पॉइंट भी अपने माइंड में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में प्रसार भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र प्रसार का मतलब होता है एक्सपेंशन। और आप कहेंगे सर तीसरे ऑप्शन में प्रतिबिंब दिया हुआ है, तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जो परावर्तित किरणें होती है या फिर जो अपवर्तित किरणें होती है वो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को क्या बोला जाता है? आप कहते हैं प्रतिबिंब बोला जाता है या फिर इमेज बोला जाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, तो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? तो मेरे मित्र डिफ्लेक्शन का मतलब होता है विचलन। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? विचलन। जैसे आप लोग एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, यानी कि विचलन का कोण पढ़ते हैं, या जब हम लोग डायरेक्शन का पता लगा रहे होते हैं तो कंपास नीडल में जो डिफ्लेक्शन होता है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन का सीधा सा मतलब क्या हो जाता है? विचलन हो जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि अलैंगिक प्रजनन होता है। पहला ऑप्शन है अधिक विकसित जानवर, दूसरा ऑप्शन है पौधे, तीसरा ऑप्शन है कम विकसित जानवर और चौथा ऑप्शन है कम विकसित जानवरों और पौधों। क्या होगा इसका आंसर?
आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अलैंगिक प्रजनन आपके इन चारों ऑप्शन में से किस में होता है। आप कहेंगे सर पहले ये बताओ कि ये अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग अलैंगिक प्रजनन की बात करते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, उसे क्या कहा जाता है? आप सभी याद रखना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है या फिर अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। और मेरे मित्र एक खास बात आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अलैंगिक प्रजनन में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स इस दोनों की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की वैसी प्रक्रिया जिसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती है, उसी को क्या बोला जाता है? अलैंगिक प्रजनन बोला जाता है। या फिर सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की वैसी प्रक्रिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, उसको क्या बोला जाता है? तो सर अलैंगिक प्रजनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे क्या हैं? प्रकार हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें इसके प्रकार की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी पहला होता है बाइनरी फिजन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? द्विविखंडन कहते हैं। और दूसरा होता है आपका मल्टीपल फिजन। दूसरा क्या होता है? मल्टीपल फिजन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बहुविखंडन कहते हैं। और तीसरा आपका क्या होता है? तो तीसरा होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। तीसरा क्या होता है आपका? स्पोर फॉर्मेशन। चौथा क्या होता है आपका? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये भी क्या है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं। फिर क्या होता है सर? तो फिर होता है आपका बर्डिंग। और क्या होता है? तो रीजेनरेशन। ये सब के सब क्या हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सामान्यतः असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस में होता है? सामान्यतः असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस में होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कम विकसित जानवर एवं पौधों में क्या होता है? तो सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। और जो जानवर बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं उसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। जैसे अगर आप कम विकसित पौधे की बात करें तो क्या आ जाएगा? जो आपका आलू है, साथ ही साथ जो आपका अदरक है, ये सब क्या है? तो सर कम विकसित पौधे के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी में क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इसकी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। और जैसे अगर हम लोग जीव की बात करें तो जो आपका अमीबा है उसमें क्या होता है? तो आप कहते हैं सर अमीबा के शरीर में बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। तो अमीबा हो गया, आलू हो गया या फिर अदरक हो गया, ये सब क्या है? आप कहेंगे कम विकसित पौधे हैं और साथ ही साथ कम विकसित एनिमल है यानी कि जानवर है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि अलैंगिक प्रजनन होता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है अधिक विकसित जानवर में, आप कहेंगे सर कदापि नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है पौधे में, आप कहेंगे सर पौधे किस प्रकार का? अधिक विकसित या कम विकसित? तो दूसरा ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है कम विकसित जानवर में, आप कहेंगे कम विकसित जानवर में तो होगा लेकिन साथ साथ ये कम विकसित पौधे में भी होता है, तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है कम विकसित जानवरों और पौधों में, आप कहेंगे सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है जिप्सम, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका उपयोग सुखाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। मेरे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी वन लाइनर के रूप में अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। और आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे
कि सुखाने वाले एजेंट के रूप में, सुखाने वाले एजेंट के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी याद रखना CaO का उपयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसी का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से ड्राई एजेंट है या सुखाने वाले यौगिक हैं, आप क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। और मेरे मित्र आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका उपयोग कहाँ पे, किसको सुखाने के लिए किया जाता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सामान्यतः ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ रहे होंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक से जल को निकालने के लिए, कार्बनिक यौगिक से जल को यानी कि वाटर को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप किसी चीज़ से वाटर को निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी सूख जाएगा। और इसीलिए कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? सुखाने वाले एजेंट बोला जाता है या फिर सुखाने वाला एजेंट बोला जाता है। ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग ड्राई एजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई एजेंट भी बोलते हैं। और अब आप समझ गए होंगे ये जो ड्राई एजेंट है ये क्या करता है? आप कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, आप लोग कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। और सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आपको कैल्शियम ऑक्साइड से संबंधित 2-4 इंपॉर्टेंट बातें अपने माइंड में रखना होगा। पहला चीज़ तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या बोला जाता है? तो सर इसी को क्विक लाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्विक लाइम बोला जाता है। साथ ही क्या बोला जाता है? तो आप सभी ध्यान में रखना, इसको बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि इसी को कली चूना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कली चूना भी बोला जाता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी सीमेंट बनाने में किया जाता है। सीमेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका यूज़ किया जाता है। तो आप ये 4 पॉइंट अपने माइंड में रखेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में जिप्सम भी दिया हुआ है, तो सर ये बता दो हमको कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसी को कैल्शियम सल्फेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैल्शियम सल्फेट बोला जाता है। और इसी का जब आधा पानी उड़ जाता है तब हम लोग क्या कहते हैं? इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऐसे इसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में कैल्शियम कार्बाइड भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है? CaC2 होता है। क्या होता है? CaC2 होता है। और आप कहेंगे सर ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेट भी दिया हुआ है, तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप कहते हैं CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि शीतल पेय में शामिल है कार्बोनिक एसिड, टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा एसिड पाया जाता है? आप कहते हैं कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड का सूत्र क्या होता है? H2CO3 होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब आप कोल्ड ड्रिंक्स को सेक करके उसका ढक्कन खोलते हो तो कोल्ड ड्रिंक्स आपका झाग के रूप में बाहर आना शुरू हो जाता है। तो जो आपका झाग निकल रहा होता है कोल्ड ड्रिंक से, उसमें कौन सा गैस होता है? आप सभी याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है।
अच्छा, जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप सभी धड़ल्ले से कहते हैं कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। लेकिन आप सबों को ये भी ध्यान में रखना होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स में सामान्यतः 3 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 3 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो पहला चीज़ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कार्बोनिक एसिड तो पाया ही जाएगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। और साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक्स में साइट्रिक एसिड भी होता है। जो आपका फलों का जूस वाला कोल्ड ड्रिंक्स होता है उसमें क्या रहता है? साइट्रिक एसिड भी रहता है। और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक एसिड का भी थोड़ा अमाउंट रहता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कोल्ड ड्रिंक्स में सामान्यतः 3 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं और आपके ऑप्शन में कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? इसको आसानी से टिक कर लेंगे, आपका आंसर 100% सही होगा। और ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाते हैं तो आप कहेंगे कार्बोनिक एसिड। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कोल्ड ड्रिंक्स का जो झाग होता है उसमें कौन सी गैस होती है, आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। आप कहेंगे चलो सर ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ कि हमारे ऑप्शन में जो टार्टरिक एसिड दिया हुआ है, ये टार्टरिक एसिड कहाँ फाउंड होता है, यानी कि कहाँ पाया जाता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि टार्टरिक एसिड आपको अंगूर में मिल जाएगा, यानी कि ग्रेप्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ किस में मिल जाएगा? टैमरिंड में मिल जाएगा, यानी कि इमली में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? इमली में। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका अंगूर होता है और साथ ही साथ जो इमली है, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और साथ ही सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ ही साथ टार्टरिक एसिड का मिश्रण क्या कहलाता है? आप कहेंगे बेकिंग पाउडर कहलाता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में साइट्रिक एसिड भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि साइट्रिक एसिड जो है ये आपको किस में मिलेगा? तो साइट्रस फ्रूट में मिलेगा, यानी कि खट्टे फल में पाए जाते हैं। खट्टे फल में पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। खट्टा फल में आपका नींबू भी आता है, और आप सबों ने कई दफ़ा याद करा होगा कि साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। तो आप इकट्ठे याद कर लेंगे, जितना खट्टा फल होगा सब में क्या होगा? साइट्रिक एसिड होगा। ठीक है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में ऑक्जेलिक एसिड भी दिया हुआ है। तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों ने कई बार इसको याद किया होगा कि ऑक्जेलिक एसिड जो है ये आपका टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में सर बहुत तरह के अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड पाए जाते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि टमाटर में तो सर ये भी पाया जाता है वो भी पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाएगा, साथ ही साथ पालक में भी पाया जाता है। तो आप सभी हमेशा कह सकते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड टमाटर और पालक में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड अंगूर और इमली में पाया जाता है, जबकि साइट्रिक एसिड जो है वो साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है मैंडब्रॉट, दूसरा ऑप्शन है लिनियस, तीसरा ऑप्शन है आइंस्टीन, चौथा ऑप्शन है डार्विन। बताइए न बनेगा ये क्वेश्चन आपसे? आप सभी कहेंगे सर आंसर हम लोगों को मालूम है। तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन बंधुता, दूसरा ऑप्शन है वैद्युतीय ऋणात्मकता, तीसरा ऑप्शन है वैद्युत रसायन, चौथा ऑप्शन है वैद्युत धनात्मकता। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक हैलोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग हैलोजन परमाणु की बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं कि आवर्त सारणी में हैलोजन तत्व जो है वो वर्ग 17 में पाया जाता है, यानी कि ग्रुप 17 में पाया जाता है। और ये कौन कौन से तत्व हैं? तो आप कहते हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इन सबों की प्रकृति जो होती है वो कैसा होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये वैद्युतीय ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? वैद्युतीय ऋणात्मक होते हैं, और इसी वजह से ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
तो आप सबों को हमेशा ध्यान में रखना है कि आवर्त सारणी में वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं उसको क्या बोला जाता है, हैलोजन बोला जाता है, जो क्या होते हैं, वैद्युतीय ऋणात्मक होते हैं। और ये क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने का मतलब क्या हुआ, ये अपने में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना चाहते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी दिया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बंधुता लिखा हुआ है, तो बंधुता से आप लोग क्या समझेंगे, बंधुता से आप लोग जोड़ना समझेंगे। किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु में जो एक इलेक्ट्रॉन जुटती है और जुटने के क्रम में जो एनर्जी लिबरेट होती है उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है। आप कहेंगे सर ये तो बहुत टफ डेफिनेशन हो गया, तो सरल शब्दों में आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या, कि किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो क्षमता होती है, किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो ऋणात्मक आयन फॉर्म करेगा। और मेरे मित्र हम लोग बात किसकी करेंगे, फिर तब हम लोग बात करेंगे हैलोजन तत्व की, या कोई भी तत्व जो आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा वो क्या बनाएगा, आप कहेंगे निगेटिव आयन, यानी कि ऋणात्मक आयन बनाएगा। तो आप सभी हमेशा ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हैलोजन तत्वों में, या फिर हैलोजन तत्व की चर्चा न की जाए, सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस एलिमेंट की होती है, तब आप क्या जवाब देंगे, तब आप सभी जवाब देंगे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है। न हो तो आप सभी यहाँ पे लिख लेंगे क्या, कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन से तत्व की होती है, तो आप सभी याद रखेंगे क्लोरीन की होती है। किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, तब आप कहेंगे फ्लोरीन। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, आप कहेंगे क्लोरीन की। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में वैद्युत रसायन दिया हुआ है। मेरे मित्र इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, और ये क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें क्या किया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच में रिलेशन को स्टडी किया जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच, या फिजिकल केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच रिलेशन को पढ़ा जाता है, वही क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में वैद्युत धनात्मकता भी है। मेरे मित्र इसी को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। और साफ है जिस किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जाएगा वे क्या होंगे, आप कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि वैद्युत रूप से वे धनात्मक आयन कहलाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डैश आँखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। ऑप्शन दिया हुआ है रेटिना, दूसरा ऑप्शन है पूरा आई बॉल, तीसरा ऑप्शन है लेंस, और चौथा ऑप्शन है सिलियरी बॉडी। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आँखों के फोकल लंबाई को समायोजित करने में मदद करता है। आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ, ज़रा सा आप हमको ये बताओ कि आप दूर रखी ऑब्जेक्ट को भी आसानी से देख पाते हो और नज़दीक में रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी आप आसानी से देख पाते हो, इसके पीछे क्या रीज़न है। आप कहेंगे सर हमारा आँख सही है तो हम देख पाते हैं, जिसका आँख नहीं सही है वो जाने क्यों नहीं देख पाता है। भाई मेरे इसका लॉजिक ये नहीं होता है। एक्चुअली हम किसी भी दूर रखी वस्तु को और नज़दीक रखी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे आँखों के जो लेंस होते हैं वे अपने फोकल लंबाई को एडजस्ट करते हैं। आँख का जो लेंस होता है वो वस्तु के दूरी के हिसाब से अपने फोकस लंबाई को पहले से एडजस्ट कर लेता है, और ये बहुत तेज़ी से एडजस्ट किया जाता है, जिस वजह से आप दूर रखी और नज़दीक रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हो।
और मेरे मित्र यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना होगा कि दूर रखी वस्तु और नज़दीक रखी वस्तु को जो आपका आंख आसानी से देख पाता है अपने फोकस लंबाई को बदल बदल करके, ये फोकस लंबाई का जो बदलना होता है इसमें कौन सहायता करता है? तो जो सिलियरी मसल्स आपके आंख में होता है वो क्या करता है, तो दूर रखी वस्तु और नज़दीक रखी वस्तु आपको क्लियरली दिख पाए, इसलिए वे आंखों के लेंस का जो फोकल लंबाई होता है उसको बदलने में या एडजस्ट करने में मदद करता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग आंखों की समंजन क्षमता कहते हैं, यानी कि एकोमोडेशन कैपेसिटी ऑफ आई कहते हैं। और हम लोग दूर रखी वस्तु या नज़दीक रखी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, इसके पीछे वजह क्या है, तो हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन कैपेसिटी, जिसमें क्या होता है, तो हमारा जो आंख का सिलियरी मसल्स है वो वस्तु के दूरी के हिसाब से आंखों का जो लेंस होता है उसके फोकल लंबाई को एडजस्ट करता है, यानी कि समायोजित करता है, तब जा करके हम दूर रखी वस्तु या नज़दीक रखी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन भी तो यही करा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश आंखों की लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। आप कहेंगे सर अभी जस्ट आपने बताया सिलियरी मसल्स और हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है सिलियरी बॉडी, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप दूर रखी वस्तु या फिर नज़दीक रखी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, वो किसके चलते? आँख के समंजन क्षमता के चलते। समंजन क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? एकोमोडेशन कैपेसिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो आंखों का जो लेंस है वो सिलियरी मसल्स के द्वारा वस्तु के दूरी के हिसाब से क्या करता है, अपने फोकल लंबाई को एडजस्ट करता है, यानी कि फोकस लंबाई को समायोजित करता है। आप कहेंगे चलो सर ये तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि जो हमारा अस्पष्ट दूरी का न्यूनतम दूरी होता है, अस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है, वो कितना होता है? ये भी जरूरी है याद रखना। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अस्पष्ट दृष्टि का देखो दृष्टि लिखा रहा है, मतलब हद है यार। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है सर? 25 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है? तो आप सभी याद रखना अनंत हो सकती है, या हमारा आँख जहाँ तक वस्तु को क्लियरली देख पाएगा वही हमारे आँख के लिए क्या होगा, तो सर अधिकतम दूरी होगा जहाँ तक हम लोग देख सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? तो सर ये डिपेंड करता है हम लोग कहाँ तक, यानी कि कितना दूर वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, और जनरली हम लोग क्या कहते हैं? अनंत। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में रेटिना दिया हुआ है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे रेटिना पे क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में लेंस भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है। और आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो पूरा आई बॉल है। आई बॉल का मतलब क्या होता है? इसी को हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है दबाव, तीसरा ऑप्शन है जड़ता और चौथा ऑप्शन है बल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी वस्तु पर जो लगने वाला सामर्थ्य होता है उसे क्या बोला जाता है। जरा सा आप हमको ये बताओ कि सामर्थ्य का मतलब यहाँ पे क्या होता है? आप कहेंगे सर सामर्थ्य का मतलब हुआ क्षमता, या फिर हम कह सकते हैं शक्ति। तो किसी भी वस्तु पे शक्ति आप कब लगाएंगे? आप कहेंगे सर जब हम ताकतवर होंगे। जब तक आप ताकतवर नहीं होंगे तब तक आप किसी भी वस्तु पे अपना शक्ति लगा सकते हैं क्या? जैसे थोड़ा देर के लिए आप ये मान लीजिए कि ये बोर्ड है और इसको हमको क्या करना है? धकेलना है। तो आप क्या कहेंगे? सर धकेल देंगे। धकेल आप कब देंगे? जब आपके अंदर ऊर्जा होगा, और वही ऊर्जा क्या होगा? तो सर धकेलने के रूप में ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्वेश्चन भी तो आपसे यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। आप जो धकेल करके इस पे अपना सामर्थ्य लगा रहे हैं वो किसके चलते लगा रहे हैं? तो सर हमारे शरीर में जितना ऊर्जा है उसी को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब साफ है कि किसी भी वस्तु पर जो लगने वाला सामर्थ्य होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे ऊर्जा होगा। किसका ऊर्जा होगा? तो सर जो सामर्थ्य लगाएगा उसका ऊर्जा होगा। तो सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? शक्ति होता है। सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? शक्ति होता है। और आप सभी शक्ति प्रदर्शन कब करेंगे? जब आपके अंदर ताकत होगी, ऊर्जा होगी।
आपका जो ताकत है वो बेसिकली किससे रिलेट किया जाता है? तो आप कहते हैं सर ऊर्जा से। तो आप किसी भी चीज़ पे अपना बल लगाएंगे, अपना ताकत लगाएंगे, शक्ति लगाएंगे, कैसे? आप कहेंगे सर जब हमारे पास ऊर्जा होगा। तो क्वेश्चन तो आपसे सीधे सीधे यही पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे सर ऊर्जा कहा जाता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में दबाव भी दिया हुआ है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं या प्रेशर कहते हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन में जड़ता दिया हुआ है, तो ये कोई चीज़ होता है क्या? भाई मेरे ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे जड़त्व तो होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्सिया कहते हैं। और इनर्सिया क्या होता है? तो आप कहते हैं गुरुजी इनर्सिया जो है वो किसी भी वस्तु का गुण होता है जो अपने प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहता है, या अगर कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो वो गत्यावस्था में ही रहना चाहता है। अपने प्रारंभिक अवस्था का वो क्या करता है? विरोध करता है। और यही विरोध करना क्या कहलाता है सर? किसी भी वस्तु का जड़त्व कहलाता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में बल भी दिया हुआ है, तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल एक कारक है जो किसी भी वस्तु में लगकर या तो उसके अवस्था में परिवर्तन ला देता है या फिर लाने की चेष्टा करता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि Al2SO4 होल 3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है 57.7%, दूसरा ऑप्शन है 52.6%, तीसरा ऑप्शन है 56.1% और चौथा ऑप्शन है 53.1%। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि Al2SO4 होल 3 में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, ये चीज़ आपको बताना है। आप क्या कहेंगे? गुरुजी आसानी से बन जाएगा। कैसे? तो आप सभी कहेंगे कि पहले इस पूरे कंपाउंड का हम अनुभार निकाल लेंगे और फिर जो ऑक्सीजन का अनुभार होगा दोनों का प्रतिशत निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि जब आप अनुभार निकालेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे एल्युमिनियम के 2 परमाणु हैं और एल्युमिनियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 27 होता है, 2 है तो 27 दूना 54 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे SO4 होल 3 है, मतलब क्या हुआ कि गुरुजी SO4 में जितने भी परमाणु हैं सबका 3 होगा, यानी कि सल्फर आपका कितना 3 और O4 है और यहाँ पे होल 3 है, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए 12। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान 32 होता है और यहाँ पे 3 गो है, तो 32 तिया कितना हो जाएगा 96 ना हो जाएगा। और साथ ही आप क्या कहते हैं कि गुरुजी यहाँ पे ऑक्सीजन के 12 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? आप कहते हैं 16 होता है। 12 है तो कितना होगा? 16 बढ़े 192। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 192। और जब सबको जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे कि सर 6 4 10 2 12। आपके पास 1 बच रहा है, उस 1 को इस 9 के साथ जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा बेचारा 10, मतलब 10 और 10 और 9 कितना हो गया सर 19 और 19 और 5 कितना हो जाएगा 24। आपके पास कितना बच रहा है सर 2 और इस 2 को 1 के साथ जोड़ दीजिए, कितना हो गया 342। मतलब ये हुआ कि Al2SO4 होल 3 का जो टोटल अनुभार है वो कितना है 342 ग्राम, जिसमें ऑक्सीजन कितना है 192। Al2SO4 होल 3 का जो आपका टोटल द्रव्यमान है वो कितना है 342 ग्राम, जिसमें ऑक्सीजन कितना है? तो आप कहेंगे गुरुजी चूंकि इसमें तो ऑक्सीजन के 12 परमाणु हैं तो ऑक्सीजन है 192 ग्राम। और चला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 342 ग्राम में 192 ग्राम जो है वो कितना प्रतिशत होगा? 342 का 192 जो है वो कितना प्रतिशत होगा, ये चीज़ आपको बताना है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अब तो खाली प्रतिशत निकालना रहा है? बिल्कुल सर। और आप सभी कहेंगे कि ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे 192 अब बटा 342 गुना 100 कर दीजिए। और मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 56.14% इतना के समथिंग आएगा। आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में। आप कहेंगे सर हमारे तीसरे ऑप्शन में 56.1% लिखा हुआ है, 4 नहीं लिखा हुआ है। तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी पॉइंट के बाद 1 अंक मिल गया, बात बराबर है, यानी कि बात हमारा खत्म हो गया। सही आंसर हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी ही होगा।
उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। बताइए, ना बनेगा। आपके माइंड में ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, इसमें पेन और पेपर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या कहेंगे, 50 न्यूटन के बल से खींच रहा है और 10 मीटर तक खींचता है, तो 50 दाएँ 500, किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 500 जूल हो जाएगा। तो सर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि 10 केजी की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा है। बताइए, इसमें आपको कोई लाग लपेटा लगाने की ज़रूरत है। आपके क्वेश्चन में मास दिया हुआ है 10 केजी और वस्तु जो है वो 2 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, तो आप हाफ mv² लगाएंगे, 2 × 2 कर देंगे, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, 5 दूना 10 दूना कितना हो जाएगा 20। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि 10 केजी की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा है, आप कहेंगे 20 जूल। और सही आंसर क्या होगा, ध्यान में रखिएगा, K = फार्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। बहुत सारे मित्र यहाँ पे भी सोचना शुरू कर दिए होंगे कि सर ये कैसे हो गया, तो भाई मेरे गतिज ऊर्जा का फार्मूला ये होता है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डैश तत्वों में सबसे बड़ा अणु है। ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है लिथियम और चौथा ऑप्शन है आपका फ्लोरीन। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम और फ्लोरीन में सबसे बड़ा अणु किसका होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको पूछना चाहिए कि सबसे बड़ा परमाणु किसका होता है। तो अणु पूछ दिया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आंसर हमारा क्या होगा, परमाणु के ऊपर ही आएगा। ध्यान दीजिएगा कि पहला आपका तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 1 होती है। आप कहेंगे गुरुजी इसकी तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, ये ऐसे भी क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट बात किसकी करेंगे, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। तो ज़रा सा आप हमको ये बताओ कि ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या 8 है तो ऑक्सीजन के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। आप कहेंगे कि गुरुजी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 8 होगी। और ज़रा सा ये बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपका ऑक्सीजन परमाणु है, ये इसका नाभिक होगा, ये पहला कक्षा और ये दूसरा कक्षा हो जाएगा। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरा कक्षा में कितना जाएगा, सर 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि कक्षा में कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज। लेकिन इसके नाभिक में कौन रहेगा, तो गुरुजी इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। कौन रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिए, जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन को हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मानते हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि गुरुजी ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, आप कहेंगे 8। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे 8। तो मेरे मित्र आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करेंगे कि ये जो आपका प्रोटॉन की संख्या 8 है, प्रोटॉन की संख्या 8 है, तो ये क्या है सर, धनात्मक आवेश। और ये आपका यहाँ पे 6 है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन पे तो निगेटिव चार्ज रहता है। तो ये जो नाभिक है वो क्या करेगा, तो सर इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। नाभिक क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जब नाभिक जो है वो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर सिकुड़ जाएगी, यानी कि त्रिज्या इसकी कम होगी। आप कहेंगे ये सर समझ नहीं आ रहा है। भाई मेरे ध्यान देना, आप कह रहे हो कि ऑक्सीजन में इसके नाभिक में 8 प्रोटॉन होते हैं। बहुत सारे मित्र कहेंगे काहे मान ले कि 8 प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए मान ले कि किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वो उसके प्रोटॉन संख्या के बराबर होती है। दैट्स वाई वी आर राइट एज प्रोटॉन संख्या इक्वल टू एटॉमिक नंबर, या प्रोटॉन नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन संख्या 8 होगी। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से कहाँ पे रहेगा, नाभिक में रहेगा। कक्षा में कौन वितरित होगा, इलेक्ट्रॉन। हमने बोला पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ऑक्सीजन का जो
नाभिक का आवेश होगा धन आवेश, वो कहीं ना कहीं कक्षा के ऋण आवेश से क्या है, ज़्यादा है। ये क्या करेगा सर, इसको अपनी ओर खींचेगा, और जब ये अपनी ओर खींचेगा इसका जो त्रिज्या होगा वो भी क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी सिकुड़ेगा। और जब सिकुड़ेगा तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इसका भी आकार तो छोटा ही होगा, इसका भी आकार क्या होगा, छोटा ही होगा। क्यों, क्योंकि इसके नाभिक में जो है वो धनावेश क्या है, ज़्यादा है। और अब हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन की। क्या कहते हैं गुरुजी, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 9 होता है। साथ ही ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होते हैं। क्या होता है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर इसके लिए भी परमाणु की संरचना तैयार की जाए तो इसमें भी 2 ही कक्षा होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसका परमाणु संख्या 9 है, मतलब क्या हुआ कि सर इसमें प्रोटॉन की संख्या जो है वो 9 होगी। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 9 तो सीधे इसके नाभिक में स्थापित हो जाएगा, क्योंकि इसको तो कक्षा में वितरित नहीं होना है। वितरित किसको होना है, तो सर इलेक्ट्रॉन को। तब पहले कक्षा में 2 और दूसरे में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7 हो जाएगा। दूसरे में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चूंकि जो आपका फ्लोरीन है ये क्या होता है, तो सर बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। और आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इसके नाभिक में जो धनावेश है वो क्या है, तो सर 9 है। धनावेश की टोटल संख्या 9 है और बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो और तेजी से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जब ये अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर और छोटी हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं इसका आकार भी क्या होगा, आप कहेंगे छोटा होगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो धन आवेश है वो ऋण आवेश से क्या है, ज़्यादा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन वितरित होगा ये तो चाहेगा कि नहीं तुम हमारे ही पास आकर के रखो, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा चाहेगा कि निगेटिव वाले उसी के पास रहे, और निगेटिव वाला हमेशा चाहेगा कि हम पॉजिटिव वाले के पास ही रहे। कभी भी 2 सेम चार्ज एक दूसरे के पास रहना चाहेगा, आप कहेंगे सर वो तो रिपेल कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा सर, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा तो इसकी त्रिज्या छोटी होगी और ये भी क्या होगा, आप कहेंगे सर छोटा होगा। अब बात किसकी रह जाती है, बात रह जाती है लिथियम की। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। और हम क्या कहते हैं कि गुरुजी लिथियम में ही 2 ही सेल होगा, यानी कि 2 ही कक्षा होंगे। और हम लोग क्या कहेंगे कि चूंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, दैट्स व्हाई दे कंटेन 3 प्रोटॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2, और अगले कक्षा में कितना जाएगा, आप कहेंगे 1। और इसके नाभिक में कितना आपका प्रोटॉन रहेगा, आप कहेंगे सर 3 रहेगा। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो प्रोटॉन है यहाँ पे, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, तो आप कहेंगे सर कम आकर्षित करेगा। क्या करेगा, कम आकर्षित करेगा। और ऐसे भी ये जो हमारा लिथियम है वो क्या है, धातु है। लिथियम क्या है, धातु है। और इसको एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने में आसानी होगी। एक इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, त्यागने में आसानी होगी, और ये त्याग करके क्या कर लेगा, पॉजिटिव आयन बना लेगा। तो क्या यहाँ पे जो आकर्षण बल लगेगा नाभिक और उसके बाहरी कक्षा के बीच में, वो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। आप कहेंगे गुरुजी जब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागे देगा, मतलब ये हुआ कि इसका जो नाभिक है उसका बाहरी कक्षा पे कोई कंट्रोल नहीं है। और भाई मेरे, जब इसके नाभिक का बाहरी कक्षा पे कोई कंट्रोल नहीं है, यानी कि ये कम आकर्षण कर रहा है, उसको कम आकर्षित कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके त्रिज्या में कोई फर्क होगा। आप कहेंगे बिल्कुल फर्क नहीं होगा। और जब इसके त्रिज्या में फर्क नहीं होगा तो इसका आकार इन सभी के आकार से क्या होगा, आप कहेंगे बड़ा होगा। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश तत्वों में सबसे बड़ा अणु है, आप क्या कहेंगे कि लिथियम जो है वो आपके इन चारों तत्वों में क्या है, सबसे बड़ा अणु। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर लिथियम ऑप्शन सी में है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमेशा क्या ध्यान में रखेंगे कि चूंकि लिथियम जो है वो अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा आकर्षण बल नहीं लगाता है, इसीलिए इसके बाहरी कक्षा के जो एक इलेक्ट्रॉन है वो त्याग कर देते हैं अपने आप को, लॉस कर देते हैं अपने आप को। और जब लॉस करेगा तो जाहिर सी बात है कि कम आकर्षण के चलते इसकी जो त्रिज्या होगी वो यूं का यूं रहेगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, तो सर ज़्यादा आकर्षण होगा, और ज़्यादा आकर्षण होगा तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ जाएगी तो आकार भी छोटा हो जाएगा। क्योंकि किसी भी परमाणु का आकार किस पे डिपेंड करेगा, परमाणु त्रिज्या पे डिपेंड करेगा। परमाणु त्रिज्या बहुत बड़ा है, परमाणु का आकार बहुत बड़ा होगा। परमाणु त्रिज्या छोटा है, परमाणु का आकार छोटा होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनता है। ऑप्शन दिया हुआ है तंत्रिका, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है मांसल और चौथा ऑप्शन है एपिथेलियल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनता है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हम लोगों ने कई दफ़ा याद करा है कि त्वचा के नीचे एवं आंतरिक अंगों के बीच कौन सा उत्तक पाया जाता है? आप कहते हैं वसा उत्तक पाया जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे वसा उत्तक जो है सर वो हमारे ऑप्शन बी में है और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तंत्रिका भी दिया हुआ है। तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना कि जो तंत्रिका उत्तक होता है, नर्वस टिश्यू होता है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? तंत्रिका तंत्र में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? तंत्रिका तंत्र में देखने को मिलता है। और आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में मांसल भी है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपके बॉडी में मांसपेशी है, आपके बॉडी में जो मांसपेशी है वो भी क्या है? एक उत्तक का उदाहरण है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आपके बॉडी में जो मसल्स है उसको हम लोग मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में एपिथेलियल भी है, ये क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, एपिथेलियल उत्तक को हम लोग शुद्ध हिंदी में उपकला उत्तक कहते हैं। और आपका त्वचा का जो बाहरी आवरण होता है सर वो किससे बना होता है? उपकला उत्तक से बना होता है। और जनरली आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो मैंने आपको ट्रिक पहले से बताया हुआ है। क्या क्या? आप कहेंगे उपसंयोजी पेशी तंत्र। क्या कहेंगे? उपसंयोजी पेशी तंत्र। उपसंयोजी पेशी तंत्र। आप कहेंगे सर एकर मतलब क्या हुआ? तो सर एकरे मतलब जंतु के शरीर में पाया जाने वाला चारों उत्तक हुआ। आप कहेंगे कैसे? तो उप से उपकला उत्तक याद रखना है, संयोजी से संयोजी उत्तक याद रखना है, पेशी से पेशी उत्तक याद रखना है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड भाषा में मस्कुलर टिश्यू बोले हैं, और तंत्र से आपको तंत्रिका उत्तक याद रखना है जो आपके तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि आवधिक सारणी यानी कि आवर्त सारणी की अवधि यानी कि आवर्त 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? ऑप्शन दिया हुआ है रेडॉन, दूसरा ऑप्शन है जेनॉन, तीसरा ऑप्शन है आर्गन, चौथा ऑप्शन है क्रिप्टन। क्वेश्चन करा जा रहा है कि आवर्त सारणी के आवर्त 4 में कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो बहुत भारी लोचा हो जाएगा, हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा निष्क्रिय गैस जो है वो किस आवर्त में है? और निष्क्रिय गैस का एटॉमिक नंबर तो ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन एग्जाम में तो इतना टाइम हम लोगों के पास रहता नहीं है। तो क्या करेंगे सर? मेरे मित्र आसानी से बना लेंगे, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सबों को मालूम है कि जब हम लोग अक्रिय गैस की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि गुरुजी हीलियम होता है, और बाद कौन आता है सर? नियॉन, एक बाद क्या आता है? आर्गन, अब फिर क्या आता है? क्रिप्टन, अब फिर जेनॉन, अब फिर क्या आता है? रेडॉन। जब भी अक्रिय गैस कौन से आवर्त में पाए जाएंगे ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो अक्रिय गैस को ऐसे खरा खरी लिख देंगे सर, समझ गए? और ध्यान दीजिएगा कि पहले है तो आप सभी ध्यान में रखेंगे फर्स्ट पीरियड में होगा। अच्छा ये दूसरा बाद है सर, एक बाद ही है तो याद रखेंगे सर इस सेकेंड पीरियड में होगा। और आर्गन क्या है सर? तो सर तीसरे नंबर पे है तो ध्यान में रखेंगे ये तीसरा पीरियड में होगा। और ये सर 4th पीरियड में होगा। जेनॉन सर 5th पीरियड में होगा। और रेडॉन सर 6th पीरियड में होगा। बस इतना याद रखना है सर, आपका काम बन जाएगा। अब आपको कहीं से भी क्वेश्चन दे दिया जाए, अब ये पूछ लिया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? आप कहेंगे रेडॉन। आधुनिक आवर्त सारणी में
आवर्त 3 में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? आप कहेंगे आर्गन। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 4 में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? आप कहेंगे गुरुजी क्रिप्टन। आवर्त 2 में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आप कहेंगे नियोन। पहले आवर्त में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आप कहेंगे हीलियम। और 5वें आवर्त में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आप कहेंगे सर ज़ेनॉन। तो बताइए, अगर आपको इस तरह से मालूम है ये तरीका, तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा? आप कहेंगे सर अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन भाई बात तो यही पूछा जा रहा है क्या कि आवधिक सारणी के अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? ध्यान दीजिएगा कि आवधिक सारणी मतलब आवर्त सारणी, अवधि मतलब आवर्त। तो आपसे पूछा जा रहा है सीधे सीधे कि आवर्त 4 में आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गैस रखा गया है? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे 4th पीरियड में क्रिप्टन दिख रहा है और हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हमको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं। ऑप्शन दिया हुआ है 5.33 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 6.33 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 4.33 न्यूटन और चौथा ऑप्शन है 3.33 न्यूटन। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये बनेगा कैसे? मेरे मित्र, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ देखने में भास्ट लग रहा है, जबकि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई 8 kg का वस्तु है, ये लीजिए 8 kg का वस्तु है और इस पे कोई स्थिर बल कार्य करता है। कितना देर कार्य करता है? तो गुरुजी 3 सेकंड तक कार्य करता है। 3 सेकंड में ये क्या करता है? तो सर इसके वेग को 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ा करके 6 मीटर पर सेकंड कर देता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो स्थिर बल है इसका परिमाण कितना है, यानी कि मैग्नीट्यूड कितना है? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो 4 मीटर पर सेकंड है ये वस्तु का प्रारंभिक वेग है, तो इसको हम लोग u से रिप्रेजेंट कर देते हैं और बल लगने के बाद इसके वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दे रहा है। ये क्या हो जाएगा? अंतिम वेग हो जाएगा। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी F = ma होता है। चूँकि एक्सेलरेशन सीधे सीधे ना दिया है और आपको पता है कि a = v - u/t होता है, तो क्या हम लोग F = m × v - u/t लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे वस्तु का मास कितना है? 8 kg और अंतिम वेग कितना है? 6 और साथ ही साथ प्रारंभिक वेग है 4 और टाइम कितना है? 3। ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस कितना हो जाएगा? 4, 2 होगा और आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 8 × 2/3, 8 दूना 16/3। ये कितना होगा सर? तो गुरुजी ये हो जाएगा 5 × 15 और ये तो आते रहेगा सर 3 दूना 6, यानी कि ये आपका 5.33 के समथिंग आएगा। मतलब क्या कि जो स्थिर बल इस पे लग रहा है वो कितना होगा? 5.33 न्यूटन। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 5.33 न्यूटन है। आप कहेंगे सर पहले ही ऑप्शन में, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि डैश गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ इथाइन, प्रोपेन, मिथाइल, ब्यूटेन। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा प्रोपेन गैस होता है इसी का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? प्रदीप्त गैस के रूप में करते हैं। और प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8 होता है। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसका फॉर्मूला C3H8 होता है। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा कि प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का जो मिश्रण होता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का जो मिश्रण होता है, इसका उपयोग वाहन के ईंधन के रूप में किया जाता है। वाहन के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे, ईंधन के रूप में किया जाता है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि KWH = व्हाट? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी एक KWH = होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। देखिए सर किस ऑप्शन में 3.6 × 10⁻6? आप कहेंगे सर चौथे ऑप्शन में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा
कि एक kWh क्या होता है, तो 1 यूनिट के बराबर होता है, और 1 यूनिट में कितना जूल ऊर्जा होगा, तो आप कहेंगे 3.6 × 10⁻⁶ जूल ऊर्जा ही होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथन का अध्ययन करें। आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसको पढ़ना है और फिर निर्णय लेना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन कथन में निहित है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है और साथ ही साथ क्या दिया गया है, तो अभिकथन भी दिया गया है, और आपको पढ़ के ये निर्णय लेना है कि कौन सा अभिकथन जो है वो कथन में निहित है। ध्यान देंगे, कथन क्या रहा है कि एंटीबायोटिक टैबलेट्स का उपयोग आंत के जीवाणुओं को अस्थिर कर देता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि हमारे आंत में कुछ बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है, और जब हम लोग एंटीबायोटिक टैबलेट्स वगैरह लेते हैं तो वो क्या होता है, तो हमारे आंत में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको वो अस्थिर कर देता है, यानी कि उसमें असंतुलन ला देता है। आपके स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ। आपका अभिकथन कह रहा है कि आंत में लाभकारी जीवाणु होते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आंत का स्वस्थ होना शरीर के स्वस्थ होने के लिए सबसे आवश्यक है। मेरे मित्र, यहाँ पे सीधे सीधे बात किसकी की जा रही है, तो आंत में उपस्थित बैक्टीरिया की बात की जा रही है। आप कह रहे हो कि गुरुजी हमारे आंत में जो बैक्टीरिया होती है वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, लेकिन जब हम लोग एंटीबायोटिक टैबलेट लेते हैं तो हमारे आंत के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो असंतुलित हो जाता है। तो आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि एंटीबायोटिक टैबलेट का उपयोग आंत के जीवाणुओं को अस्थिर कर देता है। ये बात तो सही है सर। आपके पहले अभिकथन में कहा जा रहा है कि आंत में लाभकारी जीवाणु होते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारा जो पहला अभिकथन है वो कहीं ना कहीं हमारे कथन में निहित है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथन का अध्ययन करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन कथन में निहित है। आप कहेंगे पहला अभिकथन कथन में निहित है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहेंगे काहे, तो ध्यान दीजिएगा, पहले ऑप्शन में है कि केवल 2 अंतर्निहित है, 2 का तो कोई लेना देना है ही नहीं सर कथन से, और आपका दूसरे ऑप्शन में 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित हैं। आप कहेंगे सर सिर्फ 1 अंतर्निहित है, 2 तो नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी चला गया, और तीसरे ऑप्शन में है केवल 1 अंतर्निहित है। तो आप क्या कहेंगे सर, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन दिया हुआ है ब्रीसन, दूसरा ऑप्शन है अंडकोश की थैली, तीसरा ऑप्शन है वास डिफरेंस, और चौथा ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्रंथि। बताइए, ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। और सही आंसर क्या होगा आप सबों से उम्मीद करूंगा, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है, कार का त्वरण है। बताइए, ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई कार है जो 5 सेकंड में, यानी कि टाइम कितना है 5 सेकंड, 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से एक्सेलरेट करता है। यू कितना है आपका, तो सर 18 किलोमीटर पर आवर, और भी कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी बस एक चीज़ चेंज करना होगा, यहाँ पे जो ये किलोमीटर पर आवर में है इसको मीटर पर सेकेंड में करना होगा। क्या करेंगे, आप कहेंगे सर दोनों को 5/18 से यहीं पे पटक के गुना कर दीजिए, और आप कहेंगे 18 चौका 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 18 और 18 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्या कहेंगे, प्रारंभिक वेग हमारा हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग हमारा हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ए इक्वल टू फार्मूला होता है v माइनस यू बटा टी, 20 माइनस 5 अब बटा समय कितना है 5, 15/5, 5 तिया कितना होगा, 5 तिया सर 15 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देख लीजिए कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर पहली ऑप्शन में, तो सही आंसर सर पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। आप क्या कहेंगे गुरुजी नैनोमीटर में। तो देखिए आपके किस ऑप्शन में नैनोमीटर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सब टाइप के प्रश्न में
ज़्यादा सोचने में दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि सब के सब वन लाइनर हैं और मैंने आपको कई दफ़ा बताया हुआ है, तो कहीं से इसमें कोई कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में ही दूंगा। आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु 3 सेकेंड में 23 मीटर और फिर 2 सेकेंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु की औसत चाल क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग सही आंसर बताइएगा नीचे कमेंट करके, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति चट्टान के पास ताली बजाता है और 6 सेकंड के बाद इसकी गूंज सुनाई देती है। व्यक्ति से चट्टान की दूरी कितनी है, जबकि यहाँ पे वेग कितना लेना है? 346 मीटर पर सेकंड लेना है। बताइए ना बनेगा? कल ही मैंने आपको अच्छे से बताया है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने कल के सेशन में बताया है कि इको के केस में, यानी कि प्रतिध्वनि के केस में जो कुल दूरी होता है वो हम लोग कितना लेते हैं? आप कहते हैं कि गुरुजी 2D लेते हैं। क्यों 2D लेते हैं? तो आप कहते हैं कि साउंड जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा होगा और जहाँ से वो टकराएगा, तो टकराने के लिए एक बार साउंड जाएगा, अब फिर टकरा करके आएगा, तब ना हमको गूंज सुनाई देगा। तो जाने में और फिर आने में जो साउंड के द्वारा टोटल डिस्टेंस कवर किया जाता है वो दोगुना हो जाता है, और इसीलिए इको के केस में, प्रतिध्वनि के केस में कुल दूरी हम लोग कितना लेते हैं? 2D लेते हैं। और यहाँ पे प्रतिध्वनि समय कितना है सर? प्रतिध्वनि समय कितना है? तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 सेकेंड। और ध्वनि का वेग कितना लेना है? तो ध्वनि का वेग लेना है आपको 346 मीटर पर सेकेंड। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि व्यक्ति से चट्टान की दूरी कितनी है? मेरे मित्र इसको आप ऐसे समझिएगा, मान लीजिए कि ये यहाँ पे व्यक्ति है और ये यहाँ पे आपका चट्टान है, ठीक है सर। और ये व्यक्ति यहाँ पे ताली बजाएगा, इस ताली का आवाज़ क्या होगा? चट्टान तक जाएगा और फिर चट्टान से टकरा करके रिटर्न आएगा। तो सर ताली का जो आवाज़ यहाँ तक गया, तो एक बार जाने में इन्होंने दूरी तब कवर किया और फिर एक बार आने में दूरी कवर किया, कुल दूरी कितना हो गया? 2D। इसको आने और जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है? 6 सेकंड का, जबकि ये किस वेग से जा रहा है? 346 मीटर पर सेकंड के वेग से। आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्ति और चट्टान के बीच की दूरी कितनी है, ये चीज़ आपको बताना है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा टाइम। क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा टाइम। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी चूंकि यहाँ पे कुल दूरी 2D है, तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि सर हमको तो डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला से डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखेंगे? आप कहेंगे स्पीड इंटू टाइम लिखेंगे। बस हमको यही चीज़ बताना था। डिस्टेंस 2D लेना है, स्पीड कितना है सर? तो आप कहेंगे कि गुरुजी स्पीड जो है वो है हमारा 346 मीटर पर सेकेंड, और साथ ही साथ टाइम कितना लग रहा है? 6 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा? 346 गुना 6 अब बटा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 6। ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। और आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ये तो गलत हो जाएगा गुरुजी, यहाँ पे 346 गुना 6 ये तो ठीक है, ये हो जाएगा बटा 2 ना, काहे कि 2D है ना। हाँ, 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। और अब इसको गुना करेंगे तो 6 तिया 18, 4 तिया 12, 1 13, 3 तिया 9, 1 10, यानी कि व्यक्ति से चट्टान की दूरी 1038 मीटर होगी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे 1038 मीटर। देख लीजिए सर, आपके ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? 1038 मीटर दिया हुआ है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 20 kg द्रव्यमान जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, तब वस्तु द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा है, जबकि यहाँ पे g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। बताइए ना बनेगा? सीधे सीधे कहा जा रहा है स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, जबकि वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 20 kg दिया हुआ है, और साथ ही साथ ऊंचाई है 8 मीटर, और g का वैल्यू लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। P इक्वल टू क्या कहेंगे? mgh। m कितना है? 20, g कितना है? 9.8, ऊंचाई कितना है सर? 8 मीटर। पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा सर? 10, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब इसको गुना किया जाएगा तो 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, 196 गुना 8, 8 6 के 48, और 9 8 है
72 और 4 कितना हो जाएगा सर 76, 1 8 है 8 और 7 15, यानी कि 1568 जूल। देख लीजिए सर 1568 जूल किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर पहले ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र, आपके 27 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में टोटल 24 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसको आप सबों ने आसानी से कर लिया है। और मेरे ख्याल से अब आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं बिना कोई लाग लपेटा के। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।